देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर। पहली बार कोरोना संक्रमण के एक दिन में आए 2 लाख से ज्यादा केस। अब तक 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा मरीज हुए संक्रमण से ठीक। प्रदेश में भी कोरोना का बड़ा संक्रमण। बीते 24 घंटे में प्रदेश में आए रिकॉर्ड 22,439 मामले। लखनऊ में 5,183 मिले कोविड के मरीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण और टीकाकरण की स्थिति पर राज्यों के राज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। बैठक में उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री रहे मौजूद। और प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी। जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के लिए हो रहा है 18 जनपदों में मतदान। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार विस्तार से। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। देश में पहली बार कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले 2 लाख के पार पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 93,528 लोगों ने कोरोना को हराया, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 88.31% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.23% रह गई है। उधर महामारी को रोकने के लिए तेजी से टीकाकरण जारी है। अब तक 11 करोड़ 44 लाख 93,238 टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में 33,13,848 टीके लगाए गए। वाराणसी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन जहां अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों से अपील कर रहा है कि बहुत जरूरी हो तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बाहर निकले। इस बारे में हमारे संवाददाता ने वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल से बात की। हमारे साथ बात करने के लिए हैं वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल जी। अग्रवाल साहब, ये क्या तैयारी है, चूंकि संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और आप लोग तैयारी भी तेजी से कर रहे हैं इसके लड़ाई के लिए, और यहाँ की जनता से क्या अपेक्षा है? बहुत आवश्यक है। मास्क पहन के निकलें, हाथ में सैनिटाइजर रखें, समय समय पर सैनिटाइजेशन करते रहें। घर वापस जाएं तो यथासंभव नहाएं। अगर नहाना संभव ना है तो कम से कम अपने हाथों को पूरी अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लें, उसके बाद ही अपने अन्य कोई कार्यों में करें। साथ साथ जो हमारे अन्य प्रदेशों से या प्रदेश के अन्य जनपदों से जो लोग आते हैं काशी विश्वनाथ या अन्य मंदिरों को दर्शन करने के लिए, उनसे मेरा आग्रह है कि यथासंभव वो प्रयास करें कि अभी वो अगर उनका यात्रा थोड़ी टल सकती है तो टाल लें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ओवर क्राउडिंग ना हो, उसके लिए पुलिस को और हमारे रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उपचार के लिए, क्योंकि वाराणसी न सिर्फ वाराणसी के लिए बल्कि अन्य आसपास के जनपदों के लिए और बिहार के सीमावर्ती जनपदों के लिए एक प्रमुख काफी मरीज यहाँ पे आते हैं, इसलिए हम लोग ने अपनी हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए हमने बेड्स की संख्या बढ़ाई है। उसके साथ साथ उसके लिए आवश्यक चीजें जैसे मेडिसिन, हाई फ्लो नेजल कैनुला, वेंटिलेटर्स, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन इत्यादि की व्यवस्था में हम लोग सारे लोग लग गए हैं। अगर मैं यही बता रहा हूँ, ये हमारे सामने एक चुनौती है, लेकिन अगर जनता का सहयोग हम लोग को प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से इस चुनौती को जीतने में हम लोग सफल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण अभियान पर राज्यों के राज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ पिछले वर्ष देशवासियों द्वारा दिखाई गई एकजुटता एवं संकल्प शक्ति को याद करते हुए उसकी प्रशंसा की और ऐसी ही जन भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन के साथ साथ हमारे संस्कार और समर्पण सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परिस्थितियों में राज्यपालों की भूमिका और भी अहम हो जाती है, क्योंकि उनकी उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा से जन भागीदारी की इस प्रक्रिया में और गति मिल सकती है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल राज्य सरकारों एवं समाज के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने को समर्पित है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे पहले भारत ने ही 10 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य पूरा किया है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने देश भर में पिछले 4 दिनों से चल रहे टीका उत्सव के सकारात्मक परिणाम को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान न केवल टीकाकरण को गति मिली बल्कि नए टीकाकरण केंद्र भी बनाए गए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कोरोना के खिलाफ अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने राज्यपालों से आह्वान किया कि वो अपने अपने राज्यों में सर्वदलीय बैठकों का नेतृत्व कर एवं सामाजिक संगठनों को साथ लेकर इस अभियान में राजनीतिक एकता स्थापित करें।
गृहमंत्री अमित शाह ने इस संक्रमण से हर नागरिक की जान बचाने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इस अवसर पर राज्यपालों ने राज्य सरकारों द्वारा कोरोना महामारी का सामना करने के प्रयासों की जानकारी दी। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 22,439 मामले सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। लखनऊ में बीते 24 घंटे में 5,183 लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। प्रयागराज में 1,888, वाराणसी में 1,859, कानपुर में 1,263 और गोरखपुर में 750 संक्रमण के केस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। आज कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गठित टीम 11 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, मेरठ, गोरखपुर सहित 2000 से अधिक एक्टिव केस वाले सभी 10 जनपदों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी किया जाए। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करें। लोगों को मास्क और सैनिटाइजेशन के महत्व को समझाएं। आवश्यकता अनुसार प्रवर्तन की कार्रवाई भी की जाए। साथ ही बैठक में दिशा निर्देश दिया गया कि लखनऊ में अन्य जनपदों के मरीजों का आगमन स्वाभाविक है, अतः यहां अतिरिक्त व्यवस्था करने की आवश्यकता है। केजीएमयू और बलरामपुर हॉस्पिटल को पूर्णतया डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया जाए। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से हो। नॉन कोविड मरीजों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि लखनऊ में टीएस मिश्रा हॉस्पिटल, इंटीग्रल और हिंद मेडिकल कॉलेजों को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के रूप में क्षमता विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। अगले 2 दिनों में यहां अतिरिक्त बेड्स उपलब्ध कराए जाएं। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिया कि कोविड संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत कक्षा 1 से 12वीं तक की विद्यालयों में 15 मई तक पठन पाठन स्थगित रखा जाए। इस अवधि में कोई परीक्षा भी न आयोजित हो। माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 20 मई के बाद की जाएं। नई समय सारणी के लिए मई के पहले सप्ताह में विचार किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में निर्देश दिए कि पंचायत चुनावों में संलग्न कार्मिकों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन हो। मतदान कर्मियों के लिए मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजेशन आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि कोविड-19 के प्रसार के दृष्टिगत विभिन्न राज्यों से प्रवासी श्रमिकों की वापसी संभावित है, अतः सभी जनपदों में कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप क्वारंटीन सेंटर संचालित हों। क्वारंटीन सेंटरों में चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ भोजन, शयन आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जनपदों में कोविड मरीजों के लिए बेड और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हर दिन इस स्थिति की जनपदवार समीक्षा की जाए। यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक जनपद में कोविड बेड, दवाओं, मेडिकल उपकरणों और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। प्रभारी मंत्रीगण अपने संबंधित जिलों की हर दिन समीक्षा करें। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों से नियमित संवाद बनाकर उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाए। आवश्यकता अनुसार उनका मार्गदर्शन किया जाए। इस कार्य में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का भी उपयोग किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि लखनऊ सहित समस्त जनपदों में होम आइसोलेशन के कोविड मरीजों को सभी निर्धारित दवाओं के मेडिकल किट की सुचारू आपूर्ति होती रहे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 24/7 सक्रिय रहें। एम्बुलेंसों की गतिविधियों को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाए। प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतिदिन इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठक कर परिस्थितियों के अनुरूप रणनीति तय करें। क्या आपने कभी सोचा है कि वायरस में बदलाव होने के कारण क्या होते हैं और कैसे वायरस के नए खतरनाक रूपों को बनाने से रोका जा सकता है? इस विषय पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक वीडियो को अपने ट्विटर पर साझा किया है। आइए देखते हैं। वायरस के प्रकार में बदलाव के क्या कारण हैं? वायरस के भीतर न्यूक्लियोटाइड नामक अणु होते हैं जो अलग अलग मेल बनाते हैं। कल्पना कीजिए एक बाइक लॉक की, जहां हर व्हील में 4 विकल्प होते हैं, A, C, G, U। अब कल्पना कीजिए कि लॉक में 30,000 व्हील हैं। ये वायरस का पूरा जीनोम सीक्वेंस होता है। हर बार वायरस फैलता है तो वो इस सीक्वेंस को कॉपी करता है, लेकिन समय समय पर जब ये कॉपी बनती है, सीक्वेंस में व्हील बदल सकते हैं। ज्यादातर समय ये छोटे बदलाव वायरस के काम करने के तरीके को नहीं बदलते हैं।
कभी कभी ये बदलाव ऐसे मेल बनाते हैं जो वायरस को थोड़ा कमजोर बनाते हैं और ये स्वरूप विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये मेल वायरस को हल्का सा मजबूत भी बना सकते हैं, जिससे तेजी से फैलते हैं या इम्यून सिस्टम का ज्यादा प्रतिरोध करते हैं। ऐसे स्वरूप काफी पनपने की संभावना होती है। अच्छी बात यह है कि वर्तमान कोविड-19 वैक्सीन को इस प्रकार बनाया गया है कि ज्यादातर मामलों में ये वायरस के नए स्वरूपों के खिलाफ प्रभावी होगी और शोधकर्ता वैक्सीन के संघटकों को बदलने के तरीकों पर काम कर रहे हैं ताकि वे वायरस के संभावित नए स्वरूपों के खिलाफ भी प्रभावी हों। हमें वायरस को फैलने से रोकने की जरूरत है। वायरस जितना फैलेगा उसके ज्यादा स्वरूप के सामने आने की संभावना है और हम ये नहीं जानते कि कब वायरस का कोई मजबूत स्वरूप सामने आ जाए। लेकिन अगर हम कोविड के फैलाव को रोक सके तो हम वायरस के नए स्वरूप को पनपने से रोक सकते हैं। हमेशा मास्क पहनने से, हाथ धोने से, वैक्सीन से, सामाजिक दूरी बनाए रखने से वायरस के फैलाव की चेन को रोका जा सकता है। वायरस को फैलाने से और नए हानिकारक स्वरूप में बदलने से रोकें। वैक्सीन उपलब्ध होने पर इसे लगवाएं। अपने हाथों को बार बार धोएं। दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी रखें। मास्क का इस्तेमाल करें। वायरस के मजबूत स्वरूप को पनपने से रोकने के लिए हमें वैश्विक स्तर पर मिलकर काम करने की जरूरत है। अगर दुनिया के कुछ हिस्सों में वायरस खत्म भी हो लेकिन अन्य हिस्सों में तेजी से फैले, फिर भी हम सभी के सामने वायरस के नए शक्तिशाली स्वरूप पनपने का खतरा है। हम तभी सुरक्षित हैं जब हर एक व्यक्ति सुरक्षित हो। इसलिए दुनिया भर में वैक्सीन की समान पहुंच के लिए हमें मिलकर काम करने की और सूचना साझा कर वायरस को फैलने से रोकने की जरूरत है। समाचार अभी जारी रहेंगे, पहले लेते हैं ये विराम। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। आज माँ को टेलीग्राम भेज दोगे ना? मुझ पे छोड़ दो। अब तो हमारा परिवार पूरा है और बच्चे नहीं। मुझ पे छोड़ दो। पूरे परिवार का ख्याल तो हमें रखना है। तभी तो हमने निर्णय लिया है कि मैं नसबंदी करवाऊंगा। और मुझे पता है इससे किसी तरह की कमजोरी नहीं होती। ये नई तकनीकी पुरुष नसबंदी है, न चीरा न टांका। इसमें समय भी कम लगता है और कोई परेशानी भी नहीं होती। पति पत्नी करें विचार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ। जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। और खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है? चांस क्यों लेना? प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत आज से 18 जिलों में 2.21 लाख से ज्यादा पदों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के 2.21 लाख से अधिक पदों के लिए 3.33 लाख से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। 4 चरणों में होने वाले चुनाव के पहले चरण में अयोध्या, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, प्रयागराज, बरेली, भदोही, महोबा, रामपुर, रायबरेली, श्रावस्ती, संत कबीरनगर, सहारनपुर, हरदोई और हाथरस जिलों में मतदान होगा। इन 18 जिलों में 51,176 पोलिंग बूथों पर 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। मतदान के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। 1 बजे तक अयोध्या में 34%, आगरा में 39.67%, कानपुर नगर में 32.47%, गाजियाबाद में 40%, गोरखपुर में 34.25%, जौनपुर में 32.05%, झांसी में 40.48%, प्रयागराज में 34.25%, बरेली में 39.06%, भदोही में 25.82%, महोबा में 32%, रामपुर में 36.73%, रायबरेली में
34.08, श्रावस्ती में 32.56, संत कबीर नगर में 37.55, सहारनपुर में 37%, हरदोई में 37.75 और हाथरस में 36.65% वोट डाले गए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान आज गोरखपुर में हो रहा है। कोरोना के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का लोगों द्वारा पालन किया जा रहा है। मास्क पहनकर लोग मतदान कर रहे हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोद दिया गया वनटांगिया गांव के लोग आजादी के बाद पहली बार अपने गांव में ग्राम प्रधान चुन रहे हैं। मत देने का अधिकार पहली बार यहां के लोगों को मिला है। यहां के लोगों के अनुसार पहली बार वोट तो डाल रहे हैं, उनके लिए यह किसी त्योहार से कम नहीं है। यहां के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसका सारा श्रेय दे रहे हैं। हमारा नाम लालचंद है। हम इसी गांव का रहने वाले हैं। हमारे बहुत पुरखा पुरनिया पूर्वज कभी यहाँ वोट नहीं पड़ता था। यहाँ केवल मुखिया का चुनाव होता था। प्रधान का कभी आज तक कोई शकल नहीं देखा था कि यहाँ प्रधान यहाँ कोई बन सकता है। जो पहली बार मौका मिला है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत पहली बार ही मौका मिला, हमको बहुत अच्छा है, सुखी खुश हैं कि हमारे गाँव में कम से कम प्रधानी का चुनाव हो गया। बहुत अच्छा शानदार है। जिस तरह हम लोग जीवन में पहली बार मतदान कर रहे हैं, अगर अपने गांव का मुखिया चुन रहे हैं तो शांतिपूर्वक मतदान और हर्षोल्लास के साथ मतदान हो रहा है। सहारनपुर में भी आज पंचायत चुनाव के पहले चरण में मतदान हो रहा है। यहां सुबह 7 बजे मतदान शुरू होते ही अधिकांश मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की बड़ी संख्या देखी गई। वहीं धूप बढ़ने पर कुछ मुस्लिम बाहुल्य मतदान केंद्रों पर रोजेदार मतदाताओं की संख्या में कमी देखी गई। सभी मतदान केंद्रों पर कोविड गाइडलाइंस के अनुसार सभी मतदाता मास्क लगाकर मतदान करने पहुंच रहे हैं। वहीं मतदान केंद्रों पर सबसे पहले मतदाताओं के मास्क व शरीर के तापमान की जांच की जा रही है और समुचित दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। सहारनपुर में पंचायत चुनाव निष्पक्ष व सकुशल संपन्न कराने के जनपद के सभी 11 विकासखंडों में कुल 1236 मतदान केंद्र और 3283 बूथ बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर जहां सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की गई है, वहीं अति संवेदनशील माने जाने वाले कुछ मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। श्रावस्ती में भी पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही लोग अपने घरों से निकलकर अपने गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान स्थलों पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। सुबह से ही हर बूथों पर भारी संख्या में लोग देखने को मिले। वहीं अगर बात की जाए महिलाओं की, तो सबसे ज्यादा महिलाएं अपने घरों से निकलकर मतदान स्थल तक पहुंच रही हैं। कोविड-19 के नियमों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। वो योग्य हो, ईमानदार हो, जो गांव का विकास कर सके। गांव के 5 सालों में उस गांव की उम्मीद उसके 5 सालों में टिकी होती है। उसी के ऊपर गांव के भविष्य टिका होता है और वो 5 सालों में वो गांव का विकास करना चाहता है। इसको गांव का विकास करने वाले के लिए ही गांव उसको योग्य प्रतिनिधि चुनना चाहिए। ऐसा प्रधान चुनना चाहेंगे जो गाँव का विकास करे, गाँव के लिए काम करे और यहाँ का जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं उनका समाधान करे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होना है, उसके लिए समस्त अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय सहित 2 एडिशनल एसपी लगे हैं, 5 सीओज लगे हैं। इसके अलावा लगभग 5000 की संख्या में फोर्स लगा है और पीएसी लगी हुई है। साथ होमगार्ड, लगभग 1200 होमगार्ड बाहर से प्राप्त हुए हैं, वो लगे हुए हैं। पीआरडी के जवान लगे हुए हैं। ये समस्त पुलिस बल लग करके उनका उद्देश्य ये है कि आज का जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जनपद में होना है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष रूप से और बिना किसी भी प्रकार के घटना दुर्घटना के संपन्न हो सके। महोबा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में आज मतदान हो रहा है। आज सुबह से ही मतदान केंद्रों में लोग उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। जिले में पंचायत चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा पूरे इंतजाम किए गए हैं। जिले की 273 ग्राम पंचायतों में 473 मतदान केंद्र में 925 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें सुबह से ही मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। मतदान को समय से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा 7059 मतदान कर्मियों को लगाया गया है। प्रत्येक बूथ पर 4 मतदान कर्मी तैनात किए गए हैं।
पंचायत चुनाव में जिले के 5,71,341 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जिले में 109 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील और 113 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और 50 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील प्लस की श्रेणी में रखा गया है। हम चाहते हैं जो विकास के लिए, शिक्षा के लिए और खास तौर से कृषि समस्याएं हैं जो उनके निदान के लिए जो काम कर सके, ऐसा कोई व्यक्ति गांव का प्रधान होना चाहिए। जैसे योजनाएं समझने का और लाने का भी उसको योग्यताएं हो उसके अंदर, ऐसे ही प्रत्याशी के लिए हम वोट दान करें। 4 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव में आज प्रथम चरण में भदोही जिले में मतदान हो रहा है। मतदान को पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। मतदान केंद्र पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है। बगैर मास्क के मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए लोगों में काफी उल्लास देखा जा रहा है। भदोही में लगभग 10 लाख मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। वहीं लगभग विभिन्न पदों के लिए 13,000 से अधिक प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में आज हाथरस जिले में भी मतदान चल रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पंचायत चुनाव में 9 लाख से अधिक मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। विभिन्न पदों के लिए 7,683 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें प्रधान पद के 3,621 उम्मीदवारों के साथ 2,461 बीडीसी, 311 जिला पंचायत सदस्य और 1,270 ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं। 1,636 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। प्रधानी के 463, जिला पंचायत सदस्य के 24, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 599 पदों के लिए मतदान चल रहा है। इनके भाग्य का फैसला 2 मई को घोषित होगा। मतदान केंद्रों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। युवा मतदाताओं का कहना है कि हमारे वोट का मकसद गांव का विकास है। प्रधान हो या किसी भी चीज़ का वोट हो, वोट सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि हमारा जिस भी चीज़ के लिए दे रहे हैं वो सक्सेस पे रहे, वो टॉप पे रहे। मेरा मेन मोटिव है, एक तो ग्रोथ हो, दूसरा सेफ और सिक्योर चीज़ें हो। मेरा नाम ज्योत्सना है और मैं यहाँ पहली बार वोट देने आ रही हूँ। बमनई गांव है हमारा। मेरा वोट का मकसद है सिर्फ विकास करना, हमारे गांव ग्रोथ करे, तरक्की पे आए और मैं चाहती हूँ कि मेरे वोट का सदुपयोग हो। प्रयागराज में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए आज मतदान किया जा रहा है। 34 लाख मतदाता 26,621 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगी। कोरोना वायरस और गर्मी को देखते हुए पहली बार मतदान के लिए 11 घंटे का समय दिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिला पंचायत सदस्य के 84, क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी के 2,086, प्रधान के 1,540 और ग्राम पंचायत सदस्य के 19,820 पदों के लिए मतदान किया जा रहा है। इन पदों पर चुनाव के लिए 23 विकासखंड क्षेत्रों में 1,739 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाता मास्क लगाकर ही मतदान कर सकेंगे। लोग कोरोना को देखते हुए चुनाव के लिए आने वाले हर मतदाता के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के ग्रामीण वोट नहीं डाल पाएंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला प्रधान पहली बात तो सफाई पे विशेष ध्यान दे, विकास का कार्य करे, किसी प्रकार के एक मन में दूषित भावना न हो एक दूसरे के प्रति। उसके लिए हर मतदाता अपना मतदाता है, चाहे उसने उसको मत दिया हो या न दिया हो, सबके लिए समान भाव से अपना कार्य करे और विकास का कार्य करे, सरकार के कार्यकाल में सहयोग दे। जौनपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। जिले में 36,29,704 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 21 ब्लॉकों में 1,798 मतदान केंद्र व 5,106 बूथ बनाए गए हैं। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए 24,000 मतदान कर्मियों को लगाया गया है। 1,740 ग्राम पंचायतों को 214 सेक्टर, 37 जोन और 6 सुपर जोन में विभाजित किया गया है। ग्राम प्रधान के 1,740 पदों के लिए 12,052, 2,027 क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए 9,669 और 83 जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 1,272 प्रत्याशी मैदान में हैं। आज चुनाव हो रहा है हमारे ग्राम प्रधान का जो है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे गांव में ऐसा प्रधान चुना जाए जो गांव का अपने विकास कर सके और जो तेज प्रधान हो, जो शिक्षित हो, जो गांव का विकास करने में सहयोग करे और गांव की जनता का साथ दे। जो है हम चुनाव में यही करना चाहते हैं कि आज ग्राम प्रधान का चुनाव है और सब लोग अपने मत का सही उपयोग करें
और ऐसा प्रधान चुने जो गांव का विकास कर सके, शिक्षित प्रधान हो जो हमारे गांव का विकास करे। पूरे प्रदेश में कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ पंचायत चुनाव के लिए आज पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। प्रदेश के 18 जनपदों में आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। पहली बार पंचायत चुनाव में बनटंगिया गांव को राजस्व गांव का दर्जा मिलने के बाद यहां वोट डाले जा रहे हैं। प्रदेश के 18 जनपदों में आज पंचायत चुनाव कराया जा रहा है। सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। कुछ जगहों पर प्रत्याशियों की मृत्यु होने के कारण चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। पूरा चुनाव कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कराया जा रहा है। बनटांगिया के जो लोग थे जो जंगलों में निवास करते थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उनके गांव को राजस्व का दर्जा दिया गया है और पहली बार वो वोट डाल रहे हैं। ये एक बड़ी घटना है। अभी तक का जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण है, निर्बाध रूप से हो रहा है। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है और लोगों को कोविड का प्रोटोकॉल के साथ चुनाव मतदान में हिस्सा लेने के लिए भेजा जा रहा है। रामेन सिंह, डीडी न्यूज, रायबरेली। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। वहीं 12वीं की परीक्षा को भी स्थगित करने का भी निर्णय लिया गया है। 12वीं के छात्रों की परीक्षा कब होगी इसका फैसला बाद में लिया जाएगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं। ऐसे में केंद्र सरकार पर विपक्ष महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब समेत विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से परीक्षा रद्द या स्थगित करने का दबाव बनाया जा रहा था। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने आम लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है और अब इसका असर छात्रों की बोर्ड परीक्षाओं पर भी पड़ रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए 10वीं की परीक्षा को इस साल रद्द कर दिया है, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया गया है। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। देश में कोरोना महामारी से उत्पन्न मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया। अभी वर्तमान की जो स्थितियां जो रही हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आज एक तत्काल प्रभाव से एक बहुत उच्च स्तरीय बैठक का आह्वान किया। उनके सानिध्य में उनका जो मार्गदर्शन मिला छात्रों के हित में, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण छात्र की सुरक्षा है और उसकी रक्षा है और उसके बाद उसका भविष्य। पहली बार ऐसा हो रहा है जब सीबीएसई ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा पूरी तरह रद्द कर दी। पीएम मोदी की बैठक में सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि नतीजों के लिए सीबीएसई मापदंड निर्धारित करेगी। उसी के आधार पर इस साल सीबीएसई 10वीं के सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट तैयार करेगा। बोर्ड द्वारा तय मानदंड से बने रिजल्ट से अगर कोई स्टूडेंट संतुष्ट नहीं होता है तो उसे फिर से परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। उच्च स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिला है, उसके आधार पर हमने जो ये हाई स्कूल है इसकी परीक्षाओं को वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया। प्लान बनाए वो ताकि उसका मूल्यांकन भी हो और उसी के आधार पर उसकी कक्षा में पदोन्नति भी हो। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि किसी छात्र को आंतरिक मूल्यांकन और जो सिस्टम है उससे संतुष्टि नहीं है और वो फिर भी परीक्षा देना चाहता है तो वो हमको अवगत कराएगा और सीबीएसई जब भी अनुरूप परिस्थितियां होंगी उसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा के संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। बोर्ड ने कहा कि 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 14 मई तक होनी थी, लेकिन इन्हें स्थगित कर दिया गया है। ये परीक्षाएं अब कब ली जाएंगी इसका फैसला हालात की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। स्टूडेंट्स को परीक्षा में कम से कम 15 दिन पहले नोटिस जारी कर सूचना दी जाएगी। कोविड की वजह से जितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, समस्याएं हो रही हैं, गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है वो सबके हित के लिए लिया है। एक अच्छा डिसीजन है क्योंकि फिर कोविड हॉटस्पॉट बन जाएगा एग्जाम सेंटर एक तरीके से, तो ये अच्छा डिसीजन है। सरकार ने अच्छा फैसला लिया है, इससे बच्चों को सुरक्षा मिलेगी और कोरोना नहीं फैलेगा किसी में। हम अगर एग्जाम देने जाएंगे और किसी को कोरोना हो गया तो फिर और ज्यादा केस बढ़ सकता है, तो उसके हिसाब से अच्छा ये लिया है उन लोग डिसीजन। गौरतलब है कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं। ऐसे में केंद्र सरकार पर विपक्ष महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब समेत विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से परीक्षा रद्द या स्थगित करने का दबाव बनाया जा रहा था। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।